दोबारा रिकॉर्ड कर ले। इसी को हम बेटा माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कि माइस्थीनिया ग्रेविस में जब आपका पेशेंट आया है आपके पास, माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट जब आपके पास आया है और आपने जब उनको ड्रग दी थी तो उनके सिम्टम्स अप्रूव हो गए थे, जब वो वापस आपके पास आया तो उसके सिम्टम्स जो थे वो दोबारा मसल वीकनेस आपको कंप्लेन कर रहा है। आपने अब ये देखना है कि वो पेशेंट की जो मसल वीकनेस है वो आया ओवर स्टिमुलेशन ऑफ द निकोटिनिक रिसेप्टर की वजह से हो रही है या अंडर स्टिमुलेशन ऑफ द निकोटिनिक रिसेप्टर की वजह से हो रही है, बिकॉज बोथ ऑफ these conditions can causes the muscle paralysis or muscle weakness, right? So अब it has not written on the face of the patient that I am suffering from the muscle weakness because of the cholinergic crisis and I am suffering because of that thing. अच्छा ठीक है जी। तो अब इस कंडीशन में क्या है कि अब आप क्या करेंगे कि इस कंडीशन को समझने के लिए, इस कंडीशन को देखने के लिए कि कौन सी वजह से ये मसल वीकनेस हो रही है, तो आप इन पेशेंट को क्या देंगे, एड्रोफोनियम देंगे। एड्रोफोनियम देंगे। एड्रोफोनियम जो है बिस्मा हिना प्लीज आप बताएं कि एड्रोफोनियम, हाउ द एड्रोफोनियम will help you to diagnose between the cholinergic crisis and the myasthenic crisis. Please tell me how the etrophonium will help you to differentiate between the cholinergic crisis and the myasthenic crisis in the myasthenia gravis patient. Bisma Hina. Sir, it will diagnose how? It is a very vague answer, right? If the person, if how it will help to diagnose between the cholinergic and the myasthenia gravis? This is what I am asking. ये जो मैं बार बार आप लोगों को ये चीज बता रहा हूँ, इसका रीजन यही है कि आप इसको समझ पाए अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत सारी चीजें बीच में फिर वो नहीं समझ आएंगी आपको। Increase the concentration of the acetylcholine, then what will happen? If you are increasing the concentration of the acetylcholine, you tell me that if the muscle weakness is because of the myasthenia crisis, if the person is suffering from the myasthenia gravis, नहीं बेटे आप बात नहीं समझ पा रहे आप मेरी। मैं आपको डायग्नोसिस की बात नहीं कर रहा, मैं आपको अब डायग्नोसिस के अंदर बता रहा हूँ कि माइस्थीनिया ग्रेविस जो है वो माइस्थीनिक क्राइसिस की वजह से हो रही है, कोलिनर्जिक क्राइसिस की वजह से हो रही है। इन दोनों को आपने आपस में कैसे डिफरेंशिएट करना है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसमें भी एड्रोफोनियम आप देंगे। डिफरेंस ये है कि आप अगर उस पेशेंट के अंदर एड्रोफोनियम देंगे, अगर वो पेशेंट आपके पास मसल वीकनेस के साथ आ रहा है और वो अगर उसमें पेशेंट में उस मसल वीकनेस का रीजन जो है वो आपका फॉर एग्जांपल माइस्थीनिया क्राइसिस का था कि जो एंटीबॉडीज जो हैं उस रिसेप्टर के अगेंस्ट ज़्यादा बन रही थी, तो अगर आप उस पेशेंट को एट्रोफोनियम देंगे जो कि एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, और इस कंडीशन में माइस्थीनिया क्राइसिस का पेशेंट अगर होगा तो उसमें मसल्स की जो है वो पावर इंप्रूव होगी या डिक्रीज होगी ये देने से? इंप्रूव होगी अगर माइस्थीनिया क्राइसिस का पेशेंट, माइस्थीनिया क्राइसिस की वजह से मसल वीकनेस है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर कोलिनर्जिक क्राइसिस की वजह से उसको मसल वीकनेस हो रही है माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट को, जिसमें उसके एंटीबॉडीज जो है वो रिसेप्टर के अगेंस्ट कम बन रही हैं और रिसेप्टर्स जो थे वो अब ज्यादा आपको अवेलेबल हैं सरफेस के ऊपर, और एसिटाइलकोलिन उन रिसेप्टर के साथ उसको हाइपर स्टिमुलेट कर रहा है, अगेन आपकी मसल वीकनेस हो रही है। उस कंडीशन में अगर आप एट्रोफोनियम देंगी उस पेशेंट को, इस पेशेंट को, तो इसकी जो मसल वीकनेस है वो इंप्रूव हो जाएगी या उसकी कम हो जाएगी? कोलिनर्जिक क्राइसिस का पेशेंट जो है, exactly. So if the patient, exactly, so if the patient is coming to you with the muscle weakness, with the myasthenic crisis, because of the myasthenic crisis, and you give the drug, and if it improves the symptoms, then the myasthenia gravis is because of the myasthenic crisis. And if you give the etrophonium and the person condition worsen, so it means that the myasthenia gravis is occurring because of the cholinergic crisis, so you will decrease the dose. So if the person is coming to you with that history, so you can either increase or either decrease, and you can check that thing with the etrophonium. Is that clear class? Clear होगी बात ये बेटे आप लोगों को? Clear है ना बेटे?
ठीक है जी, ठीक है। तो ये उसी लिहाज से अब उसके एक्शंस भी जो हैं, अंडर स्टिमुलेशन पे क्या एक्शंस आएंगे और ओवर स्टिमुलेशन पे क्या एक्शंस आएंगे, तो ये तमाम के तमाम जो है वो आप देख सकते हैं। बस ये याद रखिएगा, समझिएगा कि कोलिनर्जिक क्राइसिस जो है वो एसिटाइल कोलिन की हाइपर स्टिमुलेशन है तमाम एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स के ऊपर, मस्कुरेनिक के ऊपर, निकोटिनिक के ऊपर भी। लेकिन माइस्थेनिक क्राइसिस जो है वो सिर्फ निकोटिनिक रिसेप्टर्स की अंडर स्टिमुलेशन है जो कि स्केलेटल मसल्स के ऊपर प्रेजेंट है। तो इसी वजह से उसके जो एक्शंस हैं वो भी आपके, ये मैंने लिस्ट डाउन किए हुए हैं, ये आप इसमें समझ सकते हैं, देख लीजिएगा। ठीक है जी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार। ठीक है जी, आगे चलें। आगे चलते हैं। सो फार व्हाट वी हैव डिस्कस इन द रिवर्सिबल एक्टिंग ड्रग्स। रिवर्सिबल एक्टिंग ड्रग्स में हमने एट्रोफोनियम, नियोस्टिग्मीन, फाइसोस्टिग्मीन और पायरिडोस्टिग्मीन को टच किया है। और एट्रोफोनियम का शॉर्ट ड्यूरेशन एक्शन है, नियोस्टिग्मीन और नियोस्टिग्मीन और पाइरोडोस्टिग्मीन और एड्रोफोनियम, these are all the quaternary amines. These are water soluble drugs and they cannot pass the blood brain barrier and cannot reach the CNS, whereas the physostigmine is a tertiary amine and can reach the CNS, and therefore it has the side effect of also the CNS related. Then we will discuss about the drugs which are used for the management of the Alzheimer. Right, Alzheimer, you know, Alzheimer disease is a disease because Alzheimer disease is a disease which occurs in the elderly people because of the degeneration of the cholinergic neurons in the CNS. And because of the degeneration of the cholinergic neurons in the CNS, the acetylcholine will not be produced and the acetylcholine will not produce its action. So the Alzheimer disease occurs because of the under stimulation of the acetylcholine action on the CNS, right? And acetylcholine is responsible for the learning and memory, right? So if there is a degeneration of the acetylcholine producing neurons, so less acetylcholine will be available. So the person will suffer from the loss of the cognitive functions, and the person will also cannot memorize things, right? So this is the cause of the Alzheimer disease, right? Occurring because of the degeneration of the acetylcholine producing neurons. So what will be the treatment? What will be the management? You will give the drugs which will increase the acetylcholine concentration in the brain, in the CNS. Those drugs will be given which can passes the blood-brain barrier and can reach the CNS. And those drugs therefore should be the tertiary amines, not the quaternary amines. So when these drugs will reach the CNS, what they will do, they will go and they will inhibit the acetylcholine esterase enzyme, which will increase the acetylcholine concentration. So whatever remaining acetylcholine producing neurons are there, that will increase acetylcholine concentration, and by these indirect acting cholinergic drugs, and that helps to improve the symptoms of the Alzheimer disease, right? So the drugs which are in this category, which are used to manage the Alzheimer disease, which are used to resolve the symptoms of the Alzheimer disease, these drugs are tacrine, donepezil, rivastigmine, and galantamine, right? We do not use tacrine nowadays because of the hepatotoxic side effect profile, but we can use the donepezil, rivastigmine, and galantamine. These are the drugs which are used for the management of the Alzheimer disease, right, class? ठीक है जी, ठीक है, क्लियर है? Then the last thing which we'll discuss, we will discuss is the irreversible indirect acting cholinergic drugs. Irreversible. Now these are the drugs which are irreversibly. These are the drugs which when you take the irreversible indirect acting cholinergic drug, they will go and bind and inhibit the activity of the acetylcholine esterase irreversibly till the life of the enzyme, right? And the drugs which are in this category are the ecothiophate and the organophosphates. And please write two more names
for the irreversible acting, indirect acting cholinergic drug. One is known as the parathione and the other one is known as the malathione. Parathion, Malathioon. Parathione and malathione, ecothiophates and organophosphates, and armenium. These are the drugs of the irreversible indirect acting cholinergic agonist drug, right? Now, what are the indications of the irreversible indirect acting cholinergic drugs? Irreversible indirect acting cholinergic drugs have no important clinical indications, right? Because of their side effect profile. It has huge side effect profile, right? Because they are binding irreversibly with the acetylcholine, and they are binding irreversibly with acetylcholine esterase enzyme. Because of that, acetylcholine concentration increases all over the body, राइट एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन बॉडी में तमाम जगह पे इंक्रीज हो जाती है, गैंग्लिया में, आपकी मसल्स के लेवल पे ऊपर, तो तमाम जगह पे जब ये इतनी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो उसकी वजह से ये, और ये क्योंकि ये सीएनएस में भी चले जाती है, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल है सारी ड्रग, ये इरिवर्सिबल में सारी लिपिड सॉल्युबल है, सीएनएस में भी जाती है, गैंग्लिया में भी जाएंगी, इसका मतलब मसल्स में भी जाएंगी है, तो सारी जगह पे ये एसिटाइलकोलिन के लेवल को इंक्रीज कर देंगी। अब एसिटाइलकोलिन जब इतना ज्यादा हो जाएगा तो सोचें उससे क्या क्या गैंग्लिया पे क्या साइड इफेक्ट्स आएंगे, मसल्स के ऊपर क्या साइड इफेक्ट आएंगे, सीएनएस पे सोचें क्या साइड इफेक्ट आएंगे। इतने सारे साइड इफेक्ट्स होने की वजह से ये जो है आपकी क्लिनिकल इंडिकेशन इसकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। लेकिन अब आपके जो ह्यूमंस बीइंग हैं वो आपको पता है कि हर चीज में कोई ना कोई यूज ढूंढ लेते हैं। अब उन्होंने भी इरिवर्सिबल ड्रग्स को फिर क्या किया, एज अ यूज किया उन्होंने पॉइजनिंग के तौर पर। तो ये जो ड्रग्स हैं, ये कुछ आपकी जो ड्रग्स हैं, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो हैं, ये आपकी जो वॉरफेयर है, एज अ वॉरफेयर वेपन यूज होती हैं। मतलब वॉरफेयर वेपन का मतलब ये है कि ये जंगों में इस्तेमाल की जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ये इस्तेमाल हुई थी, इस्तेमाल नहीं हुई थी, बनी थी, इस्तेमाल नहीं हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो क्या होता है कि ये आपकी नर्व गैसेस के तौर पर यूज करते हैं। तो क्या होता है कि ये नर्व गैसेस के तौर पर अभी ये यूज हो रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फर्स्ट टाइम ये बनी थी, अब ये यूज होती हैं जंगों में, ठीक है जी। मैं इस पर डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन अब ये जंगों में यूज होती है एज अ वेपन। तो क्या होता है कि ये जो है ये एज अ वेपन जब यूज की जाती है, तो क्या होता है कि ये जब आप इनहेल करें आप इन गैसेस को, या आप फॉर एग्जांपल, तो इनमें क्या होगा कि पूरी बॉडी में एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन जो है वो पूरी बॉडी में बढ़ जाती है। इसकी वजह से जो है वो एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन, एसिटाइलकोलिन का एक्शन मस्कुलिनिक रिसेप्टर पे भी ज्यादा होता है। आपको पता है क्या क्या इसके एक्शंस आएंगे। एसिटाइलकोलिन के एक्शंस गैंग्लियो पे भी ज्यादा होगा, मसल्स पे भी होगा, तो मसल्स की पैरालिसिस हो जाएगी। स्मूथ मसल जो है वो आपके स्मूथ मसल जो हैं वो आपके कितने कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सिक्रीशन आपकी इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है जी। और आपके जो रिस्पायरेटरी सेंटर्स हैं वो डिप्रेस हो जाते हैं, और जो आपकी जो रिस्पायरेशन है वो आपकी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो पेशेंट जो है वो रिस्पायरेटरी डिप्रेशन में जाता है, फिर कोमा में जाता है और फिर डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये नर्व गैसेस जो हैं, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो हैं, वो इस तरीके से आपका एज अ वॉरफेयर एजेंट, केमिकल वॉरफेयर एजेंट आपके यूज होते हैं, ठीक है। इनकी साइड इफेक्ट प्रोफाइल की वजह से इसको कैश करवाते हैं ये, ठीक है जी। तो ये इसका एक ये यूज है। इसके अलावा ये जो आपकी इरिवर्सिबल ड्रग्स हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो हैं, ये आपकी एज एन इंसेक्टिसाइड्स भी यूज होती हैं, पेस्टिसाइड्स भी यूज होती हैं। आप जो आपकी इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड ये आपकी यूज होती हैं। तो जो लोग ये एज इसको इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड यूज करते हैं, उनमें भी इनकी क्रॉनिकली जो है वो टॉक्सिसिटी आपको फील दिख सकती है, ठीक है जी। ठीक है जी। तो और एक और चीज, ये जो इरिवर्सिबल एक्टिंग ड्रग्स हैं, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं, ये एज अ पूरी ये जो आपकी जो क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं जो हम आप रखते हैं, ये जो इंसेक्टिसाइड, ये पेस्टिसाइड हम लोग आप अमूमन घरों में भी रखते हैं, ये कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए। अमूमन ये एक बहुत बड़ा कॉज है पॉइजनिंग का। आप हॉस्पिटल में अगर आप इंटर्नशिप करेंगे, या आप अगर आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बने, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो इंसेक्टिसाइड्स जो हैं वो एज अ पॉइजन जो है सुसाइड अटेम्प्ट के लिए वो पी लेते हैं। उसमें ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स ही होते हैं, ठीक है जी। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो हैं वो आपके बॉडी में फिर उसके हाथ से जो है कि साइड इफेक्ट कॉज करते हैं। तो एज अ पॉइजनिंग जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइजनिंग जो है ये एज अ लिया जाता है, इसको पॉइजन लिया जाता है सुसाइड करने के लिए। अब
हॉस्पिटल में ऐसे बहुत से पेशेंट आते हैं पॉइजनिंग के जो कि ऑर्गेनोफॉस्फेट्स लेके आते हैं। तो उन पेशेंट्स में क्या हो रहा होता है कि उनको डायरिया होता है, यूरिनेशन हो रही होती है, और उनको बहुत ज़्यादा मुंह जो होता है वो स्लाइवेशन, बहुत ज़्यादा झाग बन रही होती है। ठीक है जी, स्वेटिंग उनको बहुत ज़्यादा हो रही होती है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे वो पॉइजनिंग के सिम्टम्स से आप थोड़ा सा इलुसिडेट करने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सा इसने पॉइजन लिया होगा, क्योंकि आपने तो पढ़ा है कि क्या एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन जब बॉडी में इंक्रीज होती है तो क्या क्या उसके इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो इसको मैनेजमेंट करने के लिए जो है वो ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग को मैनेज करने के लिए दो ड्रग्स दी जाती है। एक को आप कहते हैं प्रेलिडॉक्सिम और एक को आप कहते हैं एट्रोपिन। So the pralidoxime and atropine are used as an antidote for the for the organophosphate poisoning। हाँ, वो मैं प्लीज उसी पे आ रहा हूँ। तो फिर हम उसको ट्रीट, जो मैनेजमेंट है उसकी ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग की, वो हम दो ड्रग से करते हैं। एक है आपकी प्रेलिडॉक्सिन और एक है आपकी एट्रोपिन। ठीक है जी। अब अच्छा, एक चीज मैं इसमें आपको और बताना चाहता हूँ कि जो ऑर्गेनोफॉस्फेट है वो इरिवर्सिबल 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 इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग है। इरिवर्सिबली जो है वो एसिटाइलकोलिन को इनहिबिट करती है। अच्छा, उसमें अब क्या होता है कि जब आपने ये ऑर्गेनोफॉस्फेट या इरिवर्सिबल एक्टिंग को ड्रग ली है, वो एसिटाइलकोलिन जो आपका एंजाइम है, उस एंजाइम को जाएगा वहां पे बाइंड करेगा। ठीक है जी। और जब वो बाइंड कर लेता है तो एक टाइम पीरियड के बाद जो है वो, ये जो ड्रग है, ये उस एसिटाइलकोलिन के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि वो उसका बॉन्ड जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और फिर वो इरिवर्सिबली बाइंड कर जाता है। तो वो टाइम पीरियड कि जिसके बाद उस ड्रग का इस एसिटाइलकोलिनेस्टेज एंजाइम के साथ बॉन्ड इतना स्ट्रांग कोवेलेंटली बाइंड हो जाता है कि आप अगर आप चाहेंगे कि ये जो ड्रग है, आप इसको अगर इस एसिटाइलकोलिनेस्टेज एंजाइम से आप अगर डिस्प्लेस करना चाहें, डिटैच करना चाहें, तो अब आप नहीं कर सकते। उस फेज को बोलते हैं एजिंग। उस बोलते हैं एजिंग। एजिंग का मतलब ये है कि ये एक टाइम पीरियड होता है कि जिसके बाद जो आपके इरिवर्सिबल इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, ये इस एसिटाइलकोलिन के साथ बाइंड कर जाती हैं, और फिर उसके बाद एजिंग के बाद आप उस ड्रग को उस एंजाइम से आप अलग नहीं कर सकते, किसी सूरत नहीं कर सकते। हाँ, अगर एक ड्रग जो है वो, अगर आपने ये जो इरिवर्सिबल बाइंडिंग ड्रग अगर आपने ली है और एजिंग का प्रोसेस अभी नहीं हुआ, यानी कि अभी ड्रग जाके उसके साथ बाइंड किया है लेकिन अभी बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं हुआ, जो कि एटलीस्ट 24 से 48 घंटे 24 to 48 आवर्स लेता है। तो जब आपने इरिवर्सिबल इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट ड्रग ली, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स लिया, मैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स दूंगा, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स लिए, और अभी 24 to 48 आवर्स नहीं हुआ है आइडियली, तो उस कंडीशन में इसका मतलब है अभी एजिंग नहीं हुई। तो उस कंडीशन में फिर भी आपको ऐसी ड्रग दे सकते हैं जिसकी वजह से वो इस ड्रग को डिटैच कर दे, ऑर्गेनोफॉस्फेट को डिटैच कर दे एसिटाइलकोलिनेस्टेज से, और आपकी जो एंजाइम है एसिटाइलकोलिनेस्टेज वो दोबारा अपना काम करना शुरू कर दे। ठीक है जी। लेकिन एजिंग के बाद कि जब ड्रग गई है, अब सफिशिएंट टाइम पास हो चुका है कि अब जो ऑर्गेनोफॉस्फेट है वो इस एंजाइम के साथ बाइंड हो गया है, अब सफिशिएंट टाइम पास हो गया, अब वो उसको आप डिटैच नहीं कर सकते अगर एजिंग हो चुकी है। आप समझ नहीं मेरी बात, एजिंग का मतलब क्या है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, क्यों मैं, हो सकता है मैं एक चीज पे ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस तरह, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स नहीं आएगा ना तो मुझे इसलिए पता नहीं चलेगा। रिस्पॉन्स आता है तो पता लगता है कि हाँ अभी आप लोगों को समझ आ गई है। क्योंकि ऑनलाइन में यही प्रॉब्लम है कि आपको पता, लाइव में तो फिजिकल तो समझ आ रहा होता है कि हाँ अभी आपके चेहरे देख के पता लग जाएगा, अभी तो आप किसी का चेहरा भी नहीं दिख रहा मुझे। तो एजिंग से पहले पहले अगर आपने कोई ड्रग दे दी तो वो डिस्प्लेस कर देगी अगर ड्रग को, तो फिर ठीक है, एंजाइम रीजनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर एजिंग हो चुकी है, अब आप कोई भी सूरत कोई ड्रग दें तो उसमें अब आप उस ड्रग को, ऑर्गेनोफॉस्फेट को एसिटाइलकोलिन से अलग नहीं कर सकते। अब आप वो एंजाइम आपका पक्का का पक्का इनएक्टिव हो चुका है, जब तक उसकी लाइफ है वो इनएक्टिव हो चुका है। तो एजिंग जो है वो, एजिंग जो है उसका मतलब ये समझ लेना है आपने कि एजिंग हो गई है, अब इरिवर्सिबली बाइंड हो गया। एजिंग नहीं हुई अभी, तो इसका मतलब है कि अभी डिस्प्लेस कर सकते हैं आप। ठीक है जी। तो ये एक एजिंग होती है इरिवर्सिबल में। अब ऑर्गेनोफॉस्फेट के वापस आ जाए जल्दी से। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो हैं, वो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स अगर एक
पॉइजनिंग का पेशेंट आया ऑर्गेनोफॉस्फेट्स का, आपको पता है कि वो क्या करते हैं, इरिवर्सिबली एसिटाइलकोलिन एस्टेरेज को इनहिबिट करते हैं। तो आपने देखना है कि अभी पॉइजनिंग जो हुई है वो कितनी देर पहले हुई है। अगर तो वो 24 से 48 घंटे हो चुके हैं, इसका मतलब है कि अब एजिंग हो चुकी है। अब आप ड्रग दें, कुछ भी दें, अब जो है, अब आप जो एंजाइम जो थे वो इनहिबिट हो चुके हैं, अब आप उसको रिवाइव नहीं कर सकते हैं। अब वो 1-2 हफ्ते के बाद नए एंजाइम बनेंगे तो वो एक्शन शो करेंगे अगर वो जिंदा रहा। तो इसलिए ये टाइम पीरियड बहुत जरूरी है। अगर जो अमूमन जो हमारे इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स होते हैं वो 24 से 48 घंटे लेते हैं एजिंग में। अगर वो 24 से 48 घंटे पास हो चुके हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर आप दुआ कर सकते हैं, क्योंकि वो एंजाइम अब जो है वो आप उसको रिवाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, नॉर्मल इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर वो आया है, उसने कहा नहीं अभी सर अभी 4-5 घंटे पहले पॉइजन लिया है, तो नॉर्मल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की बात कर रहा हूँ, तो फिर वो है, इसका मतलब कि आप जो बाइंड हुआ है, इनिबिट हुआ है, अभी आप उसको रिवाइव कर सकते हैं। ठीक है जी। तो जो ड्रग है, जो ऑर्गेनोफॉस्फेट है, उसको आपने एंजाइम से डिस्प्लेस करने के लिए एक ड्रग दी जाती है जिसको हम बोलते हैं प्रेलिडॉक्सिन। जो आप कह रहे थे ना, प्रेलिडॉक्सिन क्या होती है? प्रेलिडॉक्सिन ये होती है कि अगर एजिंग नहीं हुई, आपने प्रेलिडॉक्सिन दी, जो कि ऑक्साइम है, एक क्लास है, प्रेलिडॉक्सिन आपने दी। प्रेलिडॉक्सिन क्या करेगा कि उस ऑर्गेनोफॉस्फेट को एसिटाइलकोलिन एस्टेरेज से आपका डिटैच कर लेगा। तो क्या होगा कि एंजाइम जो है वो दोबारा अपनी एक्टिविटी करना शुरू कर देगा शुरू। ठीक है, अगर एजिंग नहीं हुई। इसके अलावा जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स इनफैक्ट आपने लिए हैं उस पेशेंट ने पॉइजनिंग के तौर पर, उन उस पॉइजन को जाके वो इनिबिट भी कर देता है। यानी कि एक तो एंजाइम से उसको डिस्प्लेस कराता है, और वो ऐसा ऑर्गेनोफॉस्फेट जो कि अभी एंजाइम के साथ बाइंड नहीं हुआ उसको भी इनिबिट करता है। और वो कौन सी ड्रग करती है? प्रेलिडॉक्सिन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास? तो प्रेलिडॉक्सिन का ये फंक्शन है। अगर एजिंग नहीं हुई, अच्छा, so if the aging is not happen in the acetylcholinesterase enzyme, so you can give the pralidoxime to that patient, because the pralidoxime uh, will detach will detach the organophosphate from the acetylcholinesterase enzyme, so the enzyme activity will be regenerated, right? And pralidoxime will also inhibit the organophosphates, which whatever you have taken, or whatever the organophosphates are ingested, and they are still not bind to the enzyme, so that organophosphate will also be inhibited. So this is the action of the pralidoxime, right? They will revive the activity of the acetylcholinesterase enzyme before the aging, right? Is that clear, class? So this is the mechanism of action of the pralidoxime, and this is the indication of the pralidoxime, right? Then there is also a drug which is also given in combination with the pralidoxime for the management of the organophosphate poisoning. That drug is known as atropine. Atropine, because I have already told you that the organophosphates are the irreversible indirect acting cholinergic agonist drug, and all the irreversible indirect acting cholinergic drugs goes to the CNS and produces the CNS toxicity, CNS side effect. And atropine is an anti-muscarinic drug. Atropine is an anti-muscarinic drug which is also which is tertiary mine and can pass the CNS. So whatever organophosphates have gone to the CNS, the acetylcholine concentration will be increased in the CNS, and when you give the atropine will block the muscarinic receptor at the CNS, so increased acetylcholine concentration caused by the organophosphates in the CNS will not be able to bind with the receptors, the muscarinic receptor, so therefore that will help to overcome the effects of the organophosphates at the level of the CNS. So this is the reason we also give the atropine along with the pralidoxime, because the pralidoxime cannot pass the blood-brain barrier, cannot reach the CNS. Pralidoxime cannot reach the CNS. This is the limitation of the pralidoxime, right? So therefore, always pralidoxime is given along with the atropine, because atropine can reach the CNS, pralidoxime cannot reach the CNS. Is that clear? I hope this is clear to you. Are you getting my point, class? So you have to understand what is aging. Number one, what is aging? Aging is the time period after which the irreversibly bind with the acetylcholinesterase enzyme, and after that time period it is impossible to revive
the activity of the acetylcholinesterase enzyme, because the drug is permanently inhibit the acetylcholinesterase enzyme activity till the life of that enzyme. But if the aging has not happened, then you can displace the organophosphate from the acetylcholinesterase enzyme, and the drug which does that does that is the pralidoxime. Right? Clear? But one thing last point which I want to share with you. Unfortunately, now the scientists have made a organophosphate. Now the scientists have made one organophosphate which is known as the serine, and many other organophosphate which are used as a nerve gases or as a chemical warfare agent. They do the aging within the seconds. What they do aging within seconds. You cannot do anything. They can do even within 10 to 20 seconds. So when the these nerve gases go, they bind with the enzyme acetylcholinesterase, and the aging happens within 10 to 20 seconds, and you can do nothing after that. No drug will then revive the enzyme activity, and then you have to wait for at least 1 to 2 weeks till the new enzyme are resynthesized. So till that time period, I don't think the patient will be alive, because all the acetylcholinesterase enzyme will be inhibited by these organophosphate. Massive acetylcholine action will be occurring in the body at the level of the ganglia, at the level of the muscarinic receptors. So you can imagine the side effect profile by these organophosphates. I hope you are getting my point. Why they have done, बहुत आपका मासूमाना सवाल है ये, why they have done this. ये जो वॉरफेयर एजेंट्स जो बनाए जाते हैं, ये जो वॉरफेयर एजेंट्स जो होते हैं, ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं, और ये क्यों बनाए जाते हैं? ये मेरा आपसे सवाल है, ये क्यों बनाए जाते हैं? तो ये इसलिए अब ये we can give the enzyme. Which enzyme? You are giving, अच्छा, you can work as a research project. I don't, there is no any drug. एंजाइम आप ऐसे नहीं दे सकते. एंजाइम आपने बहुत आपका जो आंसर है वो बहुत लॉजिकल है कि आप एंजाइम को जब इनहिबिट कर रहे हैं आप एंजाइम देते हैं, लेकिन एंजाइम जो है वो नहीं दे सकते हैं. उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, बहुत लिमिटेशंस हैं. लेकिन आपने मिशक फातिमा बहुत अच्छी बात, एंजाइम्स का आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन एंजाइम नहीं दे सकते हैं. उसके बहुत सारे रीजन हैं. स्टेबिलिटी की वजह से एंजाइम्स नहीं दे सकते हम. ऐसे कोई एंजाइम अभी तक ऐसे एंजाइम है भी नहीं. लेकिन आप इस पे वर्क करें, शायद आप बना लें. ठीक है, कोई सवाल बेटा? मुझे पता है थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो गया है, लेकिन ये ज़रूरी था. ये हमारा जो है होपफुली अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा ख़त्म हो चुका है. कोलिनर्जिक ड्रग्स जो हैं वो ख़त्म हो चुकी है. अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम एंटी कोलिनर्जिक स्टार्ट करेंगे. वो भी इंशाल्लाह हम कुछ 1-2-3 क्लासेस में ख़त्म कर देंगे. बस फिर हमारा कोर्स इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा. बेटा सिंथेटिक फॉर्म में एंजाइम्स नहीं है ना रफीक साहब? नहीं है एंजाइम्स. अगर हो तो मुझे भी प्लीज़ बताइएगा. एंजाइम्स अवेलेबल नहीं है. एंजाइम आप जैसे लोग ही बनाएंगे ना फिर आगे जाके. आप बनाए कोई ऐसे एंजाइम्स? वेरी गुड, वेरी गुड. तो बेटा कोई सवाल है मुझसे प्लीज पूछ लें किसी ने. शुक्र है आप लोगों को ये चीज समझ आ गई है, तो आप लोग ये बातें कर रहे हैं कि हम एंजाइम दे दें या ये दे दें. अरे पेपर पैटर्न आप भी प्लीज डिस्कस नहीं करें. Any question class related to the today's meeting? Class, any question? Thank you, thank you, thank you, Visma.
अब बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो आपका एंटी मस्कुरेनिक वाला हम स्टार्ट करेंगे। ये अब इनफ है, ये अभी इनफ है, इनफ है। कोई सवाल नहीं है बेटे? थैंक यू रफीक, हमें भी बहुत मजा आया। चलें, आप लोग सैटरडे, क्योंकि हम ले नहीं सके थे फ्राइडे थर्सडे क्लास, मैं एक्चुअली बहुत बिजी था उस दिन। तो थैंक यू, आप लोगों ने हफ्ते को टाइम निकाल लिया। तो ठीक है, मीटिंग फिर हम डिस्कस करते हैं। कोई सवाल हो तो प्लीज़ बेटा पूछ सकते हैं आप बाद में भी। थैंक यू जी।